सबसे पहला है आपका सवाल, डिफाइन कंज्यूमर। द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट सीपीए डिफाइंस ए कंज्यूमर एज अ पर्सन हु बाइज गुड्स और सर्विसेज फॉर देयर ओन यूज और कंजम्पशन। ठीक है, सीपीए बोलता है कि कंज्यूमर कौन होगा, तो कंज्यूमर वो होगा जो कोई गुड्स खरीदता है, ठीक है, या कोई सर्विस खरीदता है, वो अपने कंजम्पशन के लिए वो अपने यूज के लिए अगर कुछ ऐसा करता है, खरीदता है, ठीक है, तो उसको बोला जाएगा कंज्यूमर। ठीक है, हु इज अ कंज्यूमर अंडर कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, यह आपको शॉर्ट नोट में पूछेगा तो सिर्फ आप 2 लाइन तो नहीं लिख सकती, ठीक है, तो उसमें थोड़ा आपको वाइड लिखना पड़ेगा। तो इसमें और क्या लिख सकते हैं, तो आप लिख सकती हो नीचे, हु इज अ कंज्यूमर अंडर कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, तो सबसे पहला है ए कंज्यूमर इज समवन हु बाइज गुड्स और सर्विसेज, ठीक है, फॉर देयर ओन यूज। दूसरा आप लिख सकते हैं, ए कंज्यूमर कैन ऑल्सो बी समवन हु यूजेस गुड्स और सर्विसेज विद द अप्रूवल ऑफ द बायर। तीसरा है, ए कंज्यूमर कैन नॉट रीसेल गुड्स और सर्विसेज फॉर कॉमर्शियल पर्पजेस, ठीक है। चौथा है, ए कंज्यूमर कैन यूज गुड्स और सर्विसेज टू अर्न अ लिविंग थ्रू सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, ठीक है, तो वो भी कंज्यूमर के श्रेणी में आता है। तो ये हो गया ऑल अबाउट कंज्यूमर। दूसरा सवाल है आपका, एक्सप्लेन ट्रेस पास एब इनिशियो। आप लोगों को याद हो तो जब हम लोग शॉर्ट नोट वो 2 मार्क्स वाले कर रहे थे इंपॉर्टेंट 40, तो उसमें मैंने ये बताया था, ट्रेस पास का मतलब है कि आप किसी के जमीन में अनऑथोराइज रूप से घुस रहे हो, जा रहे हो, ठीक है, तो ये होता है ट्रेस पास। लेकिन ट्रेस पास एब इनिशियो का मतलब होता है कि आप मतलब शुरू से ही ट्रेस पास कर लिए हो। अब इसमें शुरू से ही कैसे होता है, एब इनिशियो का मतलब होता है फ्रॉम द बिगिनिंग, ठीक है, तो ट्रेस पास फ्रॉम द बिगिनिंग। अब ये होगा कैसे, तो कोई बंदा है जो लॉफुल अथॉरिटी में है, ठीक है, जैसे मान के चलो कोई पुलिस वाला हो गया, वो किसी के भी घर में जा सकता है अगर उसके पास सर्च वारंट है तो, करेक्ट, तो वो अगर किसी के घर में जाता है तो वो ट्रेस पास नहीं कहलाएगा। लेकिन वो लॉफुल अथॉरिटी रखता है, अगर वो लॉफुल अथॉरिटी में किसी के घर में जाता है, घुसता है, और वहां पे वो अपने दिए गए लॉ में जो पावर है उसको अब्यूज करता है वो, ठीक है, तो ये माना जाएगा कि उसने ट्रेस पास एब इनिशियो किया है। ठीक है, कोई भी बंदा लॉफुल अथॉरिटी से किसी घर में प्रवेश करता है तो वो ट्रेसपास नहीं माना जाता, ठीक है, पहली बात। अब वो बंदा लॉफुल अथॉरिटी से अंदर गया लेकिन वो अपने लॉ का मिसयूज कर रहा है अंदर, ठीक है, वो लॉ को वायलेट कर रहा है और ब्रीच कर रहा है उसको, ठीक है, तो ये माना जाएगा कि वो ट्रेसपास एब इनिशियो किया है, ठीक है। अभी देखो एग्जाम्पल क्या होगा ट्रेसपास का, समवन एंटर्स ए प्रॉपर्टी टू अरेस्ट अ क्रिमिनल, ठीक है, बट देन डैमेजेस द प्रॉपर्टी। कोई पुलिस वाला है, उसको एंटर करना था किसी को अरेस्ट करने के लिए, ठीक है, तो वो लॉफुली एंटर किया, तो लॉफुली एंटर किया तो ट्रेसपास नहीं होगा, लेकिन वो अंदर गया तो उसके प्रॉपर्टी को डैमेज कर दिया, तो उसने तो लॉ को तोड़ा है ना। तो जैसे ही आप लॉफुल अथॉरिटी के अंदर साथ अंदर जाते हो और उस लॉफुल अथॉरिटी का मिसयूज करते हो तो फिर वो ट्रेसपास एब इनिशियो होता है, ठीक है। अभी देखो दूसरा एग्जांपल है, समवन इंटर्स ए प्रॉपर्टी टू सर्च फॉर ए स्टोलन गुड। किसी के घर में चोरी का सामान था, ऐसा खबर मिला किसी को, ठीक है, कोई अथॉरिटी होगा, वो गया अंदर लेकिन वो चोरी के सामान ढूंढने के बजाय उसके सामान को डैमेज कर दिया, ठीक है, उसके प्रॉपर्टी को। ये गलत है ना, आपको लॉफुल अथॉरिटी दिया कि आप सिर्फ स्टोलन गुड्स को सर्च करोगे, आप उसके घर के किसी सामान को इधर उधर नहीं कर सकते, डैमेज नहीं कर सकते, बराबर। तीसरा है, समवन एंटर्स ए प्रॉपर्टी विद लीगल अथॉरिटी बट लेटर मिसयूज देयर राइट्स। बराबर है, मैं वही बात बोल रहा हूं आपको कि कोई भी अथॉरिटी है जो किसी के घर में लॉफुल एंटर करने का अधिकार रखता है, ठीक है, क्योंकि वो पुलिस है या कोई भी लॉफुल अथॉरिटी है उसके पास, लेकिन वो अपने अधिकार का मिसयूज कर रहा है अंदर जाके। कोई पुलिस वाला है, किसी को अरेस्ट करने गया, आप अंदर में उसकी माँ बहन है उसके साथ बदतमीजी कर रहा है, तो ये तो गलत है ना, आप मिसयूज कर रहे हो फिर उस अथॉरिटी का, तो फिर वो ट्रेसपास एब इनिशियो हो जाएगा, कि मतलब आप फ्रॉम द बिगिनिंग ट्रेसपास किए हो, ठीक है, ऐसा। तीसरा, किसी का कोई डाउट रहेगा ना तो आप लास्ट में पूछना, क्योंकि मैं भी स्क्रीन खोल के पढ़ रहा हूं तो किसी का हैंड रेज नहीं देख पाऊंगा मैं, इसीलिए, ठीक है। अगला सवाल है आपका तीसरा है, रेलैंड वर्सेस फ्लेचर के केस के बारे में आपसे पूछ रहा है, ठीक है, ये आएगा मेरे हिसाब से 100% आना चाहिए इस केस को, ठीक है।
तो रेलैंड वर्सेस फ्लेचर का केस था, ये एक लैंडमार्क केस है स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी के लिए, ठीक है। The case ruled that a person is responsible for any damage caused by the dangerous things that escapes from their property even if they were not negligent, ठीक है। इसी केस से आया था स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी का प्रिंसिपल, ठीक है। अभी देखो केस का फैक्ट क्या है, तो जॉन रेलैंड जो है एक एम्प्लॉयड कॉन्ट्रैक्टर है, ठीक है। जॉन रिलैंड्स एम्प्लॉयड कॉन्ट्रैक्टर्स टू बिल्ड ए रिजर्वायर ऑन हिज लैंड, ठीक है। जॉन रेलैंड्स जो है वो कुछ कॉन्ट्रैक्टर को अपने रिजर्वायर बनाने के लिए जमीन पर कॉन्ट्रैक्ट देता है, ठीक है। कॉन्ट्रैक्टर को एम्प्लॉय करता है। ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन द कॉन्ट्रैक्टर फाउंड ओल्ड शाफ्ट एंड पैसेजेस बट फेल्ड टू सील देम प्रॉपरली, ठीक है। कुछ ओल्ड शाफ्ट और पैसेज उसको मिला था, ठीक है, वो रिजर्वायर बनाने के दरमियान, तो उसको अच्छे से सील नहीं किया, ठीक है। द रिजर्वायर बर्स्ट एंड फ्लडेड अ नेबरिंग माइन owned by थॉमस फ्लेचर causing damages, ठीक है। फ्लेचर sued रिलायंस फॉर नेग्लिजेंस, ठीक है। अब वो रिजर्वायर जब बना रहा था तो उसको उसके कंस्ट्रक्टर को लगा कि भाई यहाँ पे शाफ्ट है, पैसेज है, तो उसको बंद कर देना चाहिए था ना। उसने उसको बंद नहीं किया, सील नहीं किया, ठीक है। बाद में वो रिजर्वायर जो है, अब एयर नहीं आ पा रहा होगा तो वो ब्रस्ट कर गया, ठीक है। तो ब्रस्ट किया ना तो पूरा फ्लड बाढ़ जैसा पूरा पानी उसके अंदर से आ गया, ठीक है। अब उसके बाजू में जो था थॉमस फ्लेचर, उसका माइन का कारोबार था, तो पूरा माइन उसका जो है ना पानी से खराब हो गया, ठीक है, जिसके कारण उसको बहुत सारा नुकसान हुआ। तो फ्लेचर जो है रेलैंड्स को लापरवाही के लिए, नेग्लिजेंस के लिए केस कर दिया उसके ऊपर, ठीक है। तो उस समय पर ये केस बहुत पुराने जमाने का है, तो उस समय हाउस ऑफ लॉर्ड कहा जाता था जजेस को ब्रिटिश रूल में, ठीक है। तो उन्होंने फ्लेचर के पक्ष में फैसला सुनाया और कहा कि रेलैंड जो है स्ट्रिक्टली लाइबल है जो भी नुकसान हुआ है फ्लेचर का, ठीक है। द कोर्ट एस्टैब्लिश दैट एनीवन हु, जो केस ना डालता है, जिसका नाम आता है केस आपने बहुत वो, नहीं तो देखिए क्या होता है ना, आप जब कोर्ट में जाओगे ना तो आपका जब पहला केस रहता है, ठीक है, तो आप लोकल कोर्ट में जाते हो, ठीक है। तो लोकल कोर्ट में जाते हैं तो मेरा नाम और उसका नाम, मेरा नाम पहले आएगा, उसका नाम बाद में आएगा, ठीक है। जब आप उसको अपील में करते हो ना, तो फिर अपील में उसका नाम पहले और आपका नाम बाद में आएगा, ठीक है। हाँ, तो ये जो रेलैंड है ना अपील में गया होगा, तो अपील में तो अपीलेट गया ना, तो अपीलेट का नाम पहले फिर डिफेंडेंट का आता है। हाँ, तो इस हिसाब से इस केस का नाम ये है। और कोर्ट ने कहा कि जो भी नुकसान हुआ है फ्लेचर का, उसके लिए जिम्मेदार है कौन, रेलैंड्स। रेलैंड्स ये नहीं बोल सकता है कि वो मेरे स्टाफ के कॉन्ट्रैक्टर के गलती से हुआ था, नहीं। स्ट्रिक्टली लायबल मतलब आपके यहाँ पे जो भी कार्यरत था, ठीक है, उस अगर उसके नेग्लिजेंट है तो ये माना जाएगा कि ये नेग्लिजेंस आपका है, ठीक है। समझ में आया केस ये मतलब कहानी के तरह तरह से याद रखोगे ना तो आराम से एग्जाम में लिख सकते हो। और आपसे पूछ देगा, मतलब ये क्या बोलते हैं स्ट्रिक्टली लाइबल, और ये केस लॉ भी दे सकता है इसके आधार पर, ये भी हो सकता है, ठीक है। अभी आगे बढ़ते हैं हम। अगला सवाल है आपका असॉल्ट और बैटरी क्या होता है, ठीक है। ये सब लॉन्ग आंसर डील कर रहा हूं मैं ताकि आपके शॉर्ट नोट भी कवर हो जाए, लेकिन शॉर्ट नोट का मैं रखूंगा परसों। अगर आप लोग बोलोगे ना तो कल संडे है, एक 1.5 घंटा मैं रख देता हूँ शाम को इसका, और फिर रात को नहीं यार, रात को मेरा ये इसका है, 6 सेमेस्टर का है, 6 सेमेस्टर का है मेरा, सॉरी। हाँ, तो आपका जो लेक्चर रहेगा वो रहेगा ही संडे को, ठीक है। कल ले लो, कल संडे है ना, कल लीगल लैंग्वेज का ले लूंगा। चलो आगे बढ़ते हैं। असॉल्ट एंड बैटरी है सवाल में, तो असॉल्ट का मतलब क्या होता है, असॉल्ट और बैटरी जो है दोनों टॉर्ट होता है, ठीक है। दोनों जो है इंटेंशनल एक्ट है, ठीक है। और दोनों में इंसान को जो है डर होता है और नुकसान होता है, ठीक है। अभी असॉल्ट होता क्या है,
तो असॉल्ट इन्वॉल्व्स थ्रेटनिंग समवन विद फिजिकल हार्म, ठीक है। असॉल्ट जो होता है किसी को डराना, ठीक है, विद फिजिकल हार्म, ऐसा। डज नॉट रिक्वायर फिजिकल कॉन्टैक्ट, causes a reasonable fear to reasonable person to fear imminent harm, ठीक है। कोई बंदा है जिसको आप पीछे से एकदम वो कर रहे हो, मतलब डरा दिए, असॉल्ट हो गया वो, ठीक है। लेकिन बैटरी क्या होता है, इन्वॉल्व्स इंटेंशनली टचिंग समवन इन अ हार्मफुल और ऑफेंसिव वे। आपने किसी बंदे को इंटेंशनली टच किया, ठीक है, टच करके अगर आपने किसी के साथ ऐसा कांटेक्ट बनाया जिससे वो उसको नुकसान होने वाला था, ठीक है, तो उसको बोला जाता है बैटरी। तो दोनों में अंतर क्या है कि असॉल्ट में जरूरी नहीं है कि फिजिकल कांटेक्ट हो, ठीक है। आप दूर से भी किसी को डरा सकते हो ना, किसी के पास कान में आके हाउ ऐसे मतलब चिल्लाते हैं ना, तो असॉल्ट है वो। अगर वो केस करना चाहे तो आपके ऊपर असॉल्ट का केस कर सकता है, ठीक है। तो असॉल्ट जो है मतलब किसी कोई डर जाए, आपके किसी एक्ट से कोई डर जाता है, ठीक है, और अगर फिजिकल हार्म भी होता है तो वो असॉल्ट में आएगा। बैटरी बोलता है कि आपने जानबूझकर, ठीक है, किसी को छुआ, ठीक है, और ऐसे छुआ जो ऑफेंसिव वे था वो, ठीक है, और उसको नुकसान हो सकता था, तो वो होगा बैटरी। और इसमें जो है फिजिकल कांटेक्ट जरूरी है, ठीक है। कॉजेस एक्चुअल हार्म टू द विक्टिम, इसमें जो है विक्टिम को, जो भी बंदा होगा उसको हार्म होता है एक्चुअली में, ठीक है, तो वो होगा बैटरी। असॉल्ट में जो है फियर होता है कि ये हार्म हो सकता था, ऐसा। अभी दोनों में इंटेंट का देखो क्या है इसमें। द इंटेंट रिक्वायर्ड फॉर असॉल्ट एंड बैटरी इज टू परफॉर्म द एक्ट दैट लेड टू हार्म, नॉट टू कॉज इंजरी, ठीक है। दोनों में जो है इंटेंशन होता है कि सामने वाले को हार्म हो, कोई इंजरी ना हो, ऐसा मतलब उसमें इंटेंशन रहता है। रेमेडी है इसका, विक्टिम ऑफ असॉल्ट एंड बैटरी मे बी एबल टू सीक मॉनेटरी डैमेज, रिस्ट्रेनिंग ऑर्डर्स एंड इंजंक्शन, ठीक है। एग्जाम्पल क्या होगा, थ्रेटनिंग टू स्टैब समवन इज असॉल्ट, ठीक है, किसी को स्टैब करने के लिए आप जो है थ्रेट कर रहे हो, तो ये है असॉल्ट, ठीक है। एक्चुअली स्टैबिंग समवन इज बैटरी, ठीक है, और आपने किसी को मतलब किसी के गर्दन पे चाकू रख दिया, ठीक है, तो वो असल में वो बैटरी हुआ। तो कॉजिंग प्रॉपर्टी डैमेज थ्रू थ्रेटनिंग बिहेवियर में बी कंसिडर्ड असॉल्ट। तो ये है एग्जाम्पल। जैसे किसी मैंने किसी को धमकाया, ठीक है, कि मतलब तुम्हारे गर्दन पे भी चाकू रख दूंगा, ठीक है, मैंने उसको डराया, तो ये सिर्फ असॉल्ट हुआ क्योंकि मैंने उसके गर्दन पे चाकू रखा नहीं। जब मैं चाकू रख दूंगा ना, तब ये माना जाएगा बैटरी हो गया, ठीक है। तो मोर और लेस दोनों सेम ही है, बस असॉल्ट में क्या होता है, फिजिकल कांटेक्ट बनाना जरूरी नहीं है, ठीक है। आप दूर से भी धमका सकते हो, किसी को थ्रेट कर सकते हो, ठीक है, तो उसको बोला जाता है असॉल्ट। लेकिन बैटरी में फिजिकल कांटेक्ट जरूरी है, ये मेजर डिफरेंस है दोनों में, ठीक है। इसके बाद अगला सवाल है आपका, सिक्स कारपेंटर केस के बारे में पूछ रहा है आपसे, ठीक है। तो सिक्स कारपेंटर केस क्या था, तो सिक्स कारपेंटर केस था, देखो सिक्स कारपेंटर केस 1610 ईस्वी का है, ठीक है। वन ऑफ द मोस्ट नोटेबल केस इलस्ट्रेटिंग, एक सेकंड, हाँ, हाँ, इलस्ट्रेटिंग द प्रिंसिपल ऑफ ट्रेसपास एब इनिशियो, ठीक है। ट्रेसपास एब इनिशियो के आधार पर ये केस है, ठीक है। इस केस में क्या होता है, सिक्स कारपेंटर इंटर्ड एंड इन बाय लॉफुल अथॉरिटी एंड कंज्यूम्ड फूड एंड ड्रिंक। इसका मैंने आप लोगों को भेजा है, उसके नीचे एक और केस का पूरा डिटेल में है। The sixth Carpenter case was a 1610 legal case that established the principle of trespass ab initio. This case involved six carpenter who entered a tavern, ठीक है, tavern मतलब होटल टाइप का कुछ था वहां पे, consumed food and drink, ठीक है, and then refused to pay। ये छह कारपेंटर जो है किसी होटल में गया, वहां पे उन्होंने दबा के खाया, ठीक है, दारू वारू भी पिया मस्त, ठीक है, बाद में वो पैसा देने से मना कर दिया, ठीक है। द कोर्ट रूल्ड दैट द कारपेंटर वर नॉट ट्रेसपासर, ठीक है, बिकॉज दे फेल्ड टू पे,
which is considered as non-feasance, ठीक है, not misfeasance. What was the ruling? The court ruled that the carpenter were not trespasser ab initio. The court established that if a person abuses an authority granted by law, they become a ट्रेसपासर एब इनिशियो, ठीक है। ये बोल रहे, इस केस में कोर्ट ने कहा कि ये जो 6 कारपेंटर केस है ये ट्रेस पास एब इनिशियो इन्होंने नहीं किया है। ट्रेस पास एब इनिशियो का मतलब होता है कि कोई लॉफुल अथॉरिटी से एंटर करता है और तब वो अपने पावर का मिसयूज करता है, तो ठीक है, तो होगा वो ट्रेस पासर एब इनिशियो। लेकिन इसमें क्या है, वो गया वहां पे, खाना खाया, खाना खाने के बाद वो पैसा नहीं दे रहा है, तो ये ट्रेस पास एब इनिशियो नहीं होगा। द कोर्ट एस्टैब्लिश्ड दैट नॉन फिजेंस और फेलियर टू एक्ट डज नॉट मेक अ पर्सन ट्रेस पास एब इनिशियो, ठीक है। अगर कोई बंदा है जो उसको पैसा देना था, ठीक है, वो फेल हो जाता है तो उसको आप ट्रेस पास एब इनिशियो नहीं मानोगे। समझ में आया? तो ये बेसिकली ट्रेस पास एब इनिशियो है या नहीं है, इसके ऊपर केस था, ठीक है। समझ में आया ये केस? चलो आगे बढ़ते हैं। तो केस लॉ जो है ना, ये 3-4 मैं अगेन रिपीट करूंगा कि इसमें आपका ये हाँ, लेकिन ये 1610 का केस है, उस टाइम पे उस टाइम का तो रूलिंग भी अलग अलग ही था। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। ये हम आपने ना, देखो आपने लॉ शाला में एक है शिवाजी राव शिंदे, है ना, वो एसीपी रहे हैं, अभी अभी रिटायर हुए हैं, ठीक है, तो वो सुप्रभात भेजते हैं सुबह में, पता है। तो उनका ना, जब हम लोगों को ये पढ़ाते थे, ये वाला ये टॉट वाला, तो हम लोगों के टाइम पे टॉट कौन पढ़ाता था पता है? वो महाराष्ट्र में सचिवालय में थे वो, ठीक है, सेक्रेटरी थे, और वो अभी सीडब्ल्यूसी में प्रिंसिपल हैं। वो हम लोगों को टॉट पढ़ाते थे। तो जब भी ऐसा केस आता था ना, तो शिवाजी सब तुरंत खड़ा हो जाते थे। सर हम लंदन यूके का केस क्यों पढ़ रहे हैं, हमारे इंडिया में केस क्यों नहीं है कोई ऐसा जो हम उसका एग्जाम्पल ले? हमारा उधर कोई पढ़ता होगा क्या केस? तो उधर कौन पढ़ेगा इंडिया का केस भाई? उनका बहुत ऑब्जेक्शन रहता था। सॉरी। करेक्ट 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 करेक्ट। इस केस में जो है ना, ये जो होटल वाला है उसने इस बंदे को, करेक्ट करेक्ट, इस केस में वो बंदा जो है होटल वाला, उसने केस किया इसके ऊपर कि ये इसने जो है ट्रेस पास एब इनिशियो किया है, ठीक है। तो कोर्ट ने इसको रूल किया कि ये ट्रेस पास एब इनिशियो नहीं है, वो फेल हो गया आपको पैसा देने से, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि वो मतलब मिसयूज कर रहा है, ऐसा कुछ नहीं है, वो फेल हो गया उसको पैसा देने से, तो फेलियर टू एक्ट है ये, ठीक है, तो ये ट्रेस पास एब इनिशियो नहीं होगा। सही में वो होटल वाला जो है ट्रेसपास एब इनिशियो का ही केस किया था उसके ऊपर, ठीक है। अभी अगला है आपका एक्सप्लेन दी वाइकेरियस लाइबिलिटी विद रेलेवेंट केस लॉस, ठीक है। वाइकेरियस लाइबिलिटी को केस लॉ के तहत आपको बताने बोल रहा है। तो पहले आप वाइकेरियस लाइबिलिटी समझ लीजिए। वाइकेरियस लाइबिलिटी इन टॉर्ट इज अ लीगल कॉन्सेप्ट दैट होल्ड्स एन इंडिविजुअल और एंटिटी रिस्पॉन्सिबल फॉर द एक्शन ऑफ अनदर पार्टी, ठीक है। इट ऑल्सो नोन एज ज्वाइंट लाइबिलिटी। अब ये काम कैसे करता है वाइकेरियस लाइबिलिटी? वाइकेरियस लाइबिलिटी होल्ड्स ए पर्सन रिस्पॉन्सिबल फॉर द एक्शन ऑफ अनदर इवन इफ दे डिड नॉट डायरेक्टली कमिट द एक्ट, ठीक है। इट्स बेस्ड ऑन द आइडिया दैट अ सुपीरियर और प्रिंसिपल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द एक्शन ऑफ देयर सबऑर्डिनेट और एजेंट, ठीक है। इसका आगे एग्जाम्पल भी है, मैं वो भी पढ़ूंगा। Vicarious liability can apply to a variety of relationship, including parent and children, employer and employee, and the vehicle owner and driver, ठीक है। एग्जाम्पल है इसका, एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय का एग्जाम्पल एक ले रहा है यहाँ पे। ये बोलता है एन एम्प्लॉयर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द एक्शन ऑफ देयर एम्प्लॉय इफ दे वर परफॉर्म्ड विद इन द स्कोप ऑफ एम्प्लॉयमेंट, ठीक है।
जैसे मान के चलो मैंने अपना एक सेल्समैन रखा, ठीक है। अब सेल्समैन ड्यूटी पे गया किसी दुकानदार से ऑर्डर लेने, तो वो दुकानदार से गाली गलौज करके मारपीट कर लिया, ठीक है। अब वो दुकानदार को जो नुकसान हुआ उसकी भरपाई के लिए मैं भी जिम्मेदार हूँ, वाइकेरियस लाइबल हूँ, क्योंकि वो मेरे एम्प्लॉयमेंट में उसने किसी कस्टमर के साथ बदतमीजी किया है, ठीक है। अब मान के चलो इसमें एक और एग्जांपल हो सकता है, जैसे मैं कार का मालिक हूँ, मैंने बोला राजू कार निकालो चल के आते हैं एकदम बांद्रा से, ठीक है। अब वो बांद्रा जाते समय किसी के कार से ठुकरा दिया, ठीक है। तो वहां पे ड्राइवर लाइबल हो या ना हो, लेकिन मैं तो लाइबल होऊंगा क्योंकि मैं ओनर हूँ वहां पे, ठीक है। क्योंकि हमारा एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय का जो है रिलेशनशिप है वहां पे। तो वाइकेरियस लाइबिलिटी का मतलब है कि करे कोई भी करे लाइबल आप भी रहोगे, ठीक है। तो ये खास करके प्रिंसिपल और एजेंट के केस में होता है, जहां आपका सबॉर्डिनेट और आपके सुपीरियर अथॉरिटी का रिलेशनशिप हो, ठीक है। अभी कौन आया है? चलिए अगला इसमें है, इसका लिमिटेशन क्या है। तो वाइकेरियस लाइबिलिटी ओनली अप्लाइज टू एक्शन दैट वर कमिटेड विद इन द स्कोप ऑफ एम्प्लॉयमेंट। तो लिमिटेशन ये है इसका कि कोई भी बंदा कोई अगर एक्ट करता है तो वो एम्प्लॉयमेंट के दौरान होना चाहिए, ठीक है। तभी उसका मालिक जो है वाइकेरियस लाइबल होगा, अन्यथा नहीं होगा। अब मेरा ड्राइवर घर गया, घर पे अपना बाइक लेके कहीं ठोक दिया तो उसका जिम्मेदार मैं थोड़ी रहूंगा, ठीक है। उसका जिम्मेदार तो वो रहेगा। अगर मैं बोलूं कि मेरे साथ चलो कहीं पे कार लेके और वहां पे उसने कुछ किया, तो उसके लिए जिम्मेदार मैं हूं, क्योंकि ड्यूरिंग एम्प्लॉयमेंट आप वाइकेरियस लाइबल हो जाते हो, ठीक है। अब अपने पर्सनल काम में नहीं होगा वो, ठीक है। अब इसका जो है लैंडमार्क केस है, एक मैंने इंडियन लिया है और एक मैंने फॉरेन का लिया है। हालांकि टॉर्ट लॉ बहुत पुराना लॉ है, तो इसमें ये सारे केस जो हैं फॉरेन के ही हैं, ठीक है। इंडियन केस में क्या है, राजस्थान स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट वर्सेज कैलाश नाथ कोठारी, ठीक है। ये केस में क्या हुआ था, द कॉर्पोरेशन वाज हेल्ड लाइबल फॉर एन एक्सीडेंट कॉज्ड बाय अ ड्राइवर हायर्ड फ्रॉम अ प्राइवेट ओनर, ठीक है। द कॉर्पोरेशन वाज कंसीडर्ड द ड्राइवर्स एम्प्लॉयर बिकॉज इट डायरेक्ट इंस्ट्रक्ट एंड कमांडेड हिम, ठीक है। एक कॉरपोरेशन का जो ड्राइवर है वो कार लेके जा रहा था या कोई भी बस लेके जा रहा था, ठीक है। उससे कहीं पे एक्सीडेंट हो गया, तो उसके लिए उसके कॉरपोरेशन को जिम्मेदार माना गया। इस केस में यही हुआ था, ठीक है। अगला केस है लिसर वर्सेज हेस्ले, ठीक है। हॉल लिमिटेड का केस है, विच स्टैब्लिश द प्रिंसिपल दैट एन एम्प्लॉयर कैन बी हेल्ड वाइकेरियस लाइबल for the act of employee even if those act were not directly authorized, ठीक है, as long as they were closely connected with the employee's work and carried out within the scope of their employment. This significantly broadened the scope of vicarious liability for employers. इस केस में थोड़ा ब्रॉड कर दिया गया था, ठीक है। मैंने ये लीसर वर्सेस हेस्ली केस का पूरा डिटेल भी भेजा है आप लोगों को, मैं वो भी पढ़ देता हूँ इसमें स्टोरी क्या था, ठीक है। देखो अब इस केस का फैक्ट क्या है, लिसर वर्सेज हेस्ले, ये वाइकेरियस लाइबिलिटी के लिए आपको केस लॉ पूछ सकता है, ठीक है। वैसे तो मैं शॉर्ट नोट जब लूंगा उस दिन मैं चारों पांचों केस लॉ का वापिस से रिवीजन कराऊंगा, ठीक है। देखो फैक्ट क्या था, ए वार्डन वाज एम्प्लॉयड एट एन एनेक्स ऑफ अ बोर्डिंग स्कूल फॉर बॉयज एंड रिस्पॉन्सिबल फॉर द डे टू डे रनिंग ऑफ द स्कूल, ठीक है। डिसिप्लिन ऑफ द बॉयज, organization of their daily activities as well as supervision of care of the boys after school hours. Between 1979 and 1982, the warden had sexually abused a number of the boys, yet unbeknownst to his employers, the sexual abuse took numerous forms and was usually administered in the context of warden's control and discipline at the boarding school. Issue: the question arose as to whether the employers of the warden may be held vicarious liable for their employees' intentional sexual abuse of school boys, ठीक है, placed under his care. Decision क्या है कोर्ट का, the House of Lords held that vicarious liability can arise for unauthorized unintentional
wrongdoings committed by an employee acting for his own benefit, insofar as there exists a connection between wrongdoing and the work for which he was employed to render it within the scope of employment. The court rejected the restrictive view that vicarious liability could only arise when the employee is acting for his employer's benefit. On the fact that the case, the court held that there was a sufficient connection between the work that the warden was employed to do and the abuse that he committed to render it within the scope of employment. ठीक है, तो इसमें क्या हुआ था, बेसिकली इसका कहानी क्या था, इसमें कहानी ये था कि एक वार्डन था, ठीक है, जिसको बच्चों के डिसिप्लिन, उसके देखभाल, उसके रख रखाव के लिए रखा गया था। तो बहुत सारे लड़कों के साथ जो है उसने सेक्सुअली अब्यूज किया उसको, ठीक है। तो अब उसके सेक्सुअली अब्यूज करने वाले एक्ट के लिए उसके एम्प्लॉयर को भी जिम्मेदार मानना चाहिए क्या या नहीं, ठीक है, ऐसा क्वेश्चन था, इशू आया था कोर्ट के पास। तो कोर्ट ने कहा कि देखिए वो जो भी काम दिया गया था वार्डन को, ठीक है, वो वार्डन उसी काम के दरमियान वो सेक्सुअल अब्यूज किया है, ठीक है, तो वो उसके काम में आएगा। और जब वो काम कर रहा था तो इसका मतलब है कि वो एम्प्लॉयमेंट के स्कोप में आया, ठीक है। तो जब एम्प्लॉयमेंट के स्कोप में आया तो फिर एम्प्लॉयर तो लाइबल होगा ना, क्योंकि वाइकेरियस लाइबिलिटी क्या बोलता है कि अगर ड्यूरिंग एम्प्लॉयमेंट अगर कोई एम्प्लॉय गलत करता है तो उसके लिए एम्प्लॉयर डायरेक्टली जिम्मेदार है। तो कोर्ट ने एम्प्लॉयर को लिखा है ना, द एम्प्लॉयर वर हेल्ड लाइबल। समझ में आया ये केस, ठीक है। अभी हम आगे बढ़ते हैं फटाफट। अगला सवाल है आपका, मद्रास का अभी नहीं सुना है मैंने यार, देखा नहीं है मैंने शायद। ओके ओके, चलेगा चलेगा चलेगा। अगला सवाल लेते हैं हम लोग। अगला सवाल है आपका, ये हो गया हंसली का। अगला सवाल है डिस्चार्ज ऑफ लाइबिलिटी इन टॉर्ट, ठीक है। डिस्चार्ज कब कब आपके आपकी लाइबिलिटी है किसी में, टॉर्ट में, ठीक है, तो उससे आपको कब कब डिस्चार्ज हो सकते हो, ठीक है, ऐसा है। तो डिस्चार्ज ऑफ लाइबिलिटी इन टॉर्ट इज अ प्रोसेस ऑफ एंडिंग अ लीगल क्लेम, ठीक है, और एक्शन बेस्ड ऑन अ टॉर्ट। When a tort is discharged, the wrongdoer is no longer liable for their action. डिस्चार्ज का मतलब क्या है कि आपको छुटकारा मिल गया, मैंने किसी के साथ गलत किया, ठीक है, अब मुझे उस लाइबिलिटी से डिस्चार्ज कर रहे हो, तो मतलब है कि मैंने अब वो गलती मतलब उस गलती की सजा मुझे अब नहीं मिलेगी क्योंकि मैं अब लाइबल नहीं हूं। तो डिस्चार्ज ऑफ लाइबिलिटी का मतलब है कि आपके दायित्व से आपको छुटकारा मिल रहा है, ऐसा। तो अब कब कब आपकी लाइबिलिटी से आप डिस्चार्ज हो सकते हो, तो डेथ ऑफ अ पार्टी, इफ द डिफेंडेंट डाइज ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ ट्रायल, द राइट ऑफ एक्शन एंड्स विद देम। अब कोई मान के चलो किसी बंदे ने केस किया आपके ऊपर कि आपने उसको मारा था, ठीक है, अब वो बंदा ही मर गया, तो अब लाइबिलिटी खत्म हो गया ना, ठीक है। दूसरा, जजमेंट, इफ अ कोर्ट इशूज अ जजमेंट द टॉर्ट इज डिस्चार्ज। कोर्ट ने फैसला सुना दिया, ठीक है, अब जो भी उनको सुनाना था, अब डिस्चार्ज हो गए ना आप, अब थोड़ी ना आपके ऊपर लाइबिलिटी रहेगा जब फैसला आ गया तो। इसके बाद है अगला, स्टेट्यूट्स ऑफ लिमिटेशन, इफ द टाइम लिमिट फॉर टेकिंग लीगल एक्शन हैज पास्ड द टॉर्ट इज डिस्चार्ज। मैंने आपको थप्पड़ मारा, थप्पड़ मारा था 2023 में, अब आप आ रहे हो 2025 में वो केस करने, कर सकते हो क्या, नहीं कर सकते, लिमिटेशन खत्म है, तो मैं डिस्चार्ज हो गया भाई अपनी ड्यूटी से, अपनी लाइबिलिटी से, ठीक है। वेवर, इफ द रॉन्ग डोअर और इंजर्ड पार्टी एग्रीज टू वेव देयर राइट द टॉर्ट इज डिस्चार्ज। मैंने वेवर का, वेव का मतलब होता है छोड़ देना, ठीक है, मेरे पास कुछ अधिकार थे, मैंने उसको वेव ऑफ कर दिया, मैंने छोड़ दिया, ठीक है। जैसे मैंने LIC कराया था, अगर मैं बीमार होऊंगा तो 1 लाख रुपए मुझे मिलेगा, ठीक है, मैंने वो 1 लाख रुपए क्लेम ही नहीं किया क्योंकि मैं, मेरा बीमारी जो था छोटा मोटा था। तो वेव ऑफ करना मतलब होता है छोड़ देना। तो अगर रॉन्ग डोअर जो है, जिसको नुकसान हुआ है, वो आपको छोड़ दे रहा है, ठीक है, तो फिर डिस्चार्ज हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। मुझे किसी ने थप्पड़ मारा, अब मुझे छोड़ जाने दो यार, मार दिया तो मार दिया, मैं उसको छोड़ दे रहा हूं, तो क्या है ये, खत्म कर पाए, डिस्चार्ज हो गया वो। जैसे ही आप अपना राइट वेव कर देते हो उसको सू करने के लिए कि नहीं उसको क्या है, उसको उसके ऊपर केस करूं,
तो आपने ऐसा सोचा तो फिर वो डिस्चार्ज हो गया। ठीक है, अगला है अकॉर्ड एंड सेटिस्फैक्शन। इन द इफ द रॉन्ग डोअर एंड इंजर्ड पार्टी रीच एन एग्रीमेंट द टॉर्ट इज डिस्चार्ज। मैंने किसी को थप्पड़ मारा, अब वो बोला कि यार मैं जा रहा हूँ कोर्ट, मैंने बोला तू भी थप्पड़ मार के खत्म करना। ठीक है, तो हम दोनों एक दूसरे से अकॉर्ड और सेटिस्फैक्शन के इस पे अकॉर्ड एंड सेटिस्फैक्शन जो है एक प्रिंसिपल है। ठीक है, वो बताता है कि आप दोनों आपस में मिलके जो भी उसके अकॉर्डिंग और आपको जो सेटिस्फैक्शन हो उसके आधार पर आप सेटल कर सकते हो। तो जब म्यूचुअल सेटल करते हैं किसी मामले को तो उसको बोला जाता है अकॉर्ड एंड सेटिस्फैक्शन। ठीक है, तो अगर म्यूचुअली आप दोनों पार्टी खत्म करना चाहते हो अपने टॉर्ट को तो फिर डिस्चार्ज हो जाएगा ना वो अपने आप। ठीक है, अगला पॉइंट है रिलीज। इफ द इंजर्ड पार्टी रिलीज द रॉन्ग डोअर द टॉर्ट इज डिस्चार्ज। ठीक है, तो रिलीज भी कर देता है कि नहीं मतलब तुमने मारा, जाने दो, निकल जाओ, छोड़ो, हटाओ, मैं कुछ नहीं करूंगा। तो रिलीज भी कर दे रहे हो अगर सामने वाले को। ठीक है, तो टॉर्ट डिस्चार्ज हो जाता है। व्हाट हैपन व्हेन अ टॉर्ट इज डिस्चार्ज। डिस्चार्ज कर दिया टॉर्ट से तो क्या होगा, सामने वाले की लाइबिलिटी खत्म हो जाएगी और क्या होगा, आपका मामला खत्म हो जाएगा। जैसे ही डिस्चार्ज हो गया खत्म। तो डिस्चार्ज होने के बाद जो है क्या होता है, क्या होता है इसके बारे में पूछ रहा है। द इंजर्ड पार्टी कैन नो लॉन्गर सीक डैमेजेस और रेमेडी फॉर द टॉर्ट। द लीगल लाइबिलिटी फॉर द टॉर्ट इज इंडेड। जैसे ही टॉर्ट डिस्चार्ज होगा तो सामने वाले को सू करने का जो अधिकार होता है वो खत्म हो जाता है। ठीक है, इसके बाद अगला है एक्ट ऑफ गॉड। एक्ट ऑफ गॉड क्या होता है, कोई भी ऐसा मतलब अनफोर्सिएबल इवेंट, ठीक है, जो आपके हाथ में नहीं था, वो एक्ट ऑफ गॉड है। बाढ़ आ गया, एक्ट ऑफ गॉड है। कोई इंसान बाढ़ ला सकता है क्या, नहीं। पत्थर मतलब कहीं जा रहे थे पहाड़ी इलाके से, ऊपर से पत्थर टूटा और आपके बॉडी पे आके गिर गया, क्या है, एक्ट ऑफ गॉड है। कोई इंसान पत्थर तोड़ के आपके ऊपर गिरा सकता है क्या। बारिश हो गया, भूचाल आ गया, भूकंप आ गया, ये सब क्या है, एक्ट ऑफ गॉड है। ह्यूमन मेड नहीं है ऐसा कोई डिजास्टर है तो वो एक्ट ऑफ गॉड होता है। ठीक है, सिंपल। पढ़ता हूं मैं आगे। An act of God is a defense in tort law that can be used when an event was caused by natural forces, ठीक है, beyond human control. Simple. It can be used to avoid liability for damages caused by unforeseeable events. ठीक है, तो act of God का सहारा लिया जाता है। What is an act of God? An act of God is an event caused by natural force. ठीक है, प्राकृतिक दबाव रहता है उसका। that was unforeseeable, ठीक है, and could not be prevented. It is known as wish measure. आपसे 2 मार्क्स में पूछा जा सकता है डिफाइन विश मेजर। ठीक है, तो विश मेजर का मतलब होता है एक्ट ऑफ गॉड। ठीक है, इट इज अ डिफेंस दैट कैन बी यूज्ड व्हेन अ डिफेंडेंट हैड नो कंट्रोल ओवर द इवेंट। ठीक है, ये डिफेंस में काम आता है डिफेंडेंट को कि भाई मैं क्या कर सकता था, या ये तो एक्ट ऑफ गॉड है, इसमें मेरा कोई रोल है क्या, ऐसा। when can an act of God be used? एक्ट ऑफ गॉड का सहारा आप कब ले सकते हो, when a natural disaster occurs, when abnormal weather condition occur, when a war break out, when a strike occurs, when an embargo occurs। ठीक है, तो ये सब क्या है, ह्यूमन जो है उसके ऊपर है, बियॉन्ड कंट्रोल है इंसान के। ठीक है, तो ये सब जो है एक्ट ऑफ गॉड होता है। When is an act of God not applicable? कब कब आप एक्ट ऑफ गॉड का सहारा नहीं ले सकते हो। ठीक है, when a defendant created the condition that led to the accident। अगर डिफेंडेंट ने कुछ ऐसा कंडीशन क्रिएट किया था जिसके कारण से एक्सीडेंट हुआ है तो फिर वो एक्ट ऑफ गॉड में नहीं आएगा। इसके बाद है when a defendant did not use reasonable care to protect against foreseeable risk। कोई ऐसा रिस्क था जिसमें वो डिफेंडेंट रोक सकता था खुद को, ठीक है, प्रोटेक्ट कर सकता था, लेकिन उसने नहीं किया। ठीक है, रीजनेबल केयर करता तो वो रुक सकता था, तो नहीं किया तो फिर वो एक्ट ऑफ गॉड में नहीं आएगा। ठीक है, अगला है आपका साइंटर रूल। साइंटर रूल क्या होता है, तो साइंटर रूल इन टॉर्ट लॉ इज अ स्टैंडर्ड यूज टू प्रूव दैट someone intentionally or recklessly caused injury or damage to another person। ठीक है,
इट्स अ लीगल कॉन्सेप्ट दैट इन्वॉल्व्स द अवेयरनेस ऑफ लीगल रॉन्ग डूइंग और हार्म। ठीक है, तो ये जो साइंटर रूल है वो कोई बंदा जानबूझ के किया है, ठीक है, या रेकलेसली कॉज हुआ है कोई इंजरी या डैमेज, ठीक है, किसी पर्सन को, तो उसमें ये साइंटर रूल का जो है इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, और ये एक लीगल कॉन्सेप्ट है जो अवेयरनेस ऑफ लीगल रॉन्ग डूइंग और हार्म को इन्वॉल्व करता है। अगला है व्हाट डज द साइंटर रूल रिक्वायर। साइंटर रूल के लिए क्या क्या जरूरी है। पहला, द डिफेंडेंट मस्ट हैव एक्टेड नोइंगली, इंटेंशनली और विलफुली। डिफेंडेंट जो है जानबूझ के, ठीक है, समझदारी से और अपने मर्जी से विलफुली किया हो कोई एक्ट। ठीक है, दूसरा है द डिफेंडेंट मस्ट हैव एक्टेड विद द रेकलेस डिसरिगार्ड फॉर द लॉ। तीसरा है द डिफेंडेंट मस्ट हैव नोन दैट देयर एक्शन वर हार्मफुल और इलीगल। ठीक है, तब ये जो है साइंटर रूल जरूरी है। अगला है हाउ डज द साइंटर रूल अप्लाई टू एनिमल। किसी जानवर पर साइंटर रूल का एप्लीकेशन कैसे होगा। The Sainter rule applies to cases where the defendant knew that an animal had dangerous tendencies. The keeper of the animal is strictly liable for any damage caused by the animal. ठीक है, even if they were not at fault, the plaintiff must prove that the animal had a problematic trait, the defendant knew about it, and the plaintiff was injured. ठीक है, कोई कुत्ता पाला हुआ है, उसको मालूम है कि उसका कुत्ता जो है डेंजर है, वो किसी को भी काट लेता है। ठीक है, अब तभी उस कुत्ता के मालिक को नहीं पता था कि ये काट लेगा, लेकिन उसको ये पता है कि वो डेंजरस है। अब वो किसी बंदे को काट लिया तो फिर उस पे ये जो है साइंटर रूल का अप्लाई हो जाता है। ठीक है, अगला सवाल है आपका डिस्कस दी डैमनम सीने इंजूरिया एंड इंजूरिया सीने डैमनम विद रेलेवेंट केस। ये मैंने आपको पिछले बार भी बताया था इंपॉर्टेंट 40 में। डैमनम सीने इंजूरिया मीन्स क्या होता है, डैमेज विदाउट इंजरी। ठीक है, इसका मैं सीधा केस लॉ से ही आंसर बता देता हूं। डैमेज विदाउट इंजरी का मतलब होता है आपको नुकसान तो हुआ है लेकिन इंजरी नहीं हुई। इंजरी का मतलब लीगल इंजरी। ठीक है, लीगल इंजरी का मतलब लीगल राइट वायलेट नहीं हुआ है, तो इसको बोला जाता है लीगल इंजरी। तो आपका नुकसान तो हुआ है लेकिन आपका लीगल राइट इंजरी नहीं हुआ है, तो उसको क्या बोलेंगे, डैमनम सीने इंजूरिया। ठीक है, अब आपका डैमेज हुआ है लेकिन लीगल राइट वायलेट नहीं हुआ है, तो आपको याद आ रहा है केस ग्लूकोस्टर ग्रामर स्कूल वाला। स्कूल खोला था, उसके बाजू में उसके एक प्रोफेसर ने स्कूल खोल दिया, अब वो फीस भी कम कर दिया, तो उसके स्कूल का सारा बच्चा इसी स्कूल में आ जाता है। अब ये स्कूल वाला केस कर देता है कि ये तो मेरा सारा बच्चा लेके चला गया अपने स्कूल में, मेरा तो धंधा खराब हो गया। तो कोर्ट ने कहा देखिए स्कूल खोलने का अधिकार तो उसको भी है, तो आपका लीगल राइट तो वायलेट नहीं हुआ है। हाँ, नुकसान हुआ है, आपको उतने बच्चे आपके स्कूल में रहते तो आपको ज्यादा कमाई होता, अभी वो कमाई उसको चला गया। ठीक है, तो डैमेज हुआ है लेकिन विदाउट लीगल राइट इंफ्रिंजमेंट। समझ में आया ये। हेलो, थम्स अप दे दो, अभी मैं देख रहा हूँ कौन कौन है। ठीक है ना, ये पूछ देगा। ठीक है, डैमनम सीने इंजुरिया का याद रखना, कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी होना चाहिए। डैमनम सीने इंजुरिया, डैमेज विदाउट इंजरी। तो डैमेज हुआ, नुकसान हुआ है लेकिन इंजरी नहीं हुआ। इंजरी मतलब लीगल राइट। ठीक है, तो अपना ग्लूकोस्टर स्कूल वाला कि भाई स्कूल खोला था, उसके बाजू में उसके एक प्रोफेसर ने स्कूल खोल दिया, उसी स्कूल का प्रोफेसर था वो। ठीक है, किसी बात पे बहस हुआ रहेगा तो बोला होगा चल तेरे बाजू में ही खोल देता हूँ, तेरा धंधा खराब करता हूँ। अब वो बाजू में ही खोल दिया, फीस आधा कर दिया, अब इसी स्कूल के सारे बच्चे उसी स्कूल में चले गए। तो ये चला गया कोर्ट, बोलता है सर ये तो मेरे बाजू में खोल लिया, मेरा धंधा खराब हो गया। तो बोलता है क्या तुम ही स्कूल खोलने का अधिकार रखते हो, उसका अधिकार नहीं है खोलने का, वो भी तो खोल सकता है। ठीक है, तो तुम्हारा अधिकार तो खराब नहीं किया उसने, उसका भी अधिकार है खोलने का, तो लीगल राइट का तो बात ही मत करो। हाँ, नुकसान तुम्हारा हुआ है कि भाई तुम्हारा जो बच्चा था सारा उसके स्कूल में चला गया, तो तुम्हारा धंधा खत्म हो गया। ठीक है, बोलना मत, ये बहुत इंपॉर्टेंट केस लॉ है। आगे बढ़ते हैं। दूसरा है इसमें इंजूरिया सीने डैमनम। ठीक है, इसमें बोलता है कि इंजरी तो हुआ है
ठीक है, लेकिन डैमेज नहीं हुआ। समझ में आया? उसमें क्या था, डैमेज हुआ था लेकिन लीगल राइट इंजरी नहीं हुआ था। इसमें क्या है, लीगल राइट इन्फ्रिंज हुआ है लेकिन डैमेज नहीं हुआ। इस केस का एक जो लैंडमार्क केस है, मैंने आपको बताया था वोटर वाला, याद है कि भाई एक बंदा था जिसको वोट देने गया था वो, और उसको ना जो वहां के अथॉरिटी थे उसको वोट डालने नहीं दिया। ठीक है, अब वोट डालने नहीं दिया तो उसको नुकसान नहीं हुआ, क्योंकि वो जिसको वोट देने गया था ना वही पार्टी जीता, तो उसका नुकसान तो नहीं हुआ, लेकिन उसका लीगल राइट टू इन्फ्रिंज हुआ ना। उसको वोट देने का अधिकार था, आपने उसको वोट नहीं डालने दिया, तो यहाँ पे उसका लीगल राइट इन्फ्रिंज हुआ है लेकिन उसका नुकसान नहीं हुआ, क्योंकि नुकसान होता तब जब उसका पार्टी नहीं जीतता। उसका पार्टी जीत गया तो उसका नुकसान तो हुआ ही नहीं। ठीक है, तो ये है, तो उस केस का नाम जो है एसबी वर्सेज वाइट है। समझ में आया ये भी केस? बहुत बहुत मतलब इजी है अगर आप एक बार अच्छे से समझ लो तो। ठीक है, अगेन रिपीट कर रहा हूं, डैमेज, डैमनम सीने इंजुरिया, डैमेज विदाउट लीगल इंजरी। केस आएगा ग्लूकोस्टर ग्रामर स्कूल। इंजुरिया सीने डैमनम, इंजरी हुआ है लेकिन डैमेज नहीं हुआ। कौन सा, एसबी वर्सेज वाइट, वोट डालने नहीं दिया, उसका राइट इन्फ्रिंज हो गया, लेकिन उसको डैमेज नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि उसका ही पार्टी जीता जिसको वो वोट देने गया था। तो यही है मेन। ठीक है, अभी आगे डिस्कस करेंगे, हमारे पास बहुत टाइम रहेगा। ठीक है, अभी आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है आपका, डिफेमेशन एंड वेरियस डिफेंसेज ऑफ डिफेमेशन। डिफेमेशन क्या होता है और उसके लिए डिफेंस क्या क्या दिया है। कब कब आप डिफेमेशन करोगे किसी को तो वो डिफेमेशन में नहीं आएगा, डिफेंस ले लोगे आप। ठीक है, तो सबसे पहले डिफेमेशन का मतलब होता है कि आपने जानबूझकर किसी के रेप्यूटेशन को हार्म करने के इरादे से कुछ ऐसे वर्ड्स या कुछ ऐसे साइन या कुछ ऐसे रिप्रेजेंटेशन दिए हैं। ठीक है, चाहे वो रिटर्न हो चाहे वो बोल के हो, तो वो क्या कहलाएगा, डिफेमेशन कहलाएगा। अब डिफेमेशन के एलिमेंट क्या क्या हैं, तो सबसे पहले कि वो पब्लिकली होना चाहिए। मैं घर जाके आरती को बोलूं कि आप झूठ बहुत बोलती हो यार, तो ये डिफेमेशन होगा क्या? नहीं होगा, क्योंकि मैंने उनको घर में बोला, सिर्फ वही थी। अगर मैं पब्लिकली बोलता कि आरती बहुत झूठ बोलती है, आरती मतलब जन्म से ही झूठ बोलती है, तो ये डिफेमेशन होता। ठीक है, तो मस्ट बी इन पब्लिक। ठीक है, स्टेटमेंट वाज फॉल्स, झूठ होना चाहिए। अब मैं सच बोल रहा हूं कि आरती झूठ बोलती है और आरती सच में झूठ बोलती है, तो वो डिफेमेशन थोड़ी होगा। तो अगर आपसे एलिमेंट ऑफ डिफेमेशन पूछे तो सबसे पहला है कि वो पब्लिकली होना चाहिए। ठीक है, और दूसरा है कि वो झूठा होना चाहिए, और तीसरा है कि वो उस बंदे के लिए होना चाहिए, ठीक है, जिसको आप डिफेम कर रहे हो। ठीक है, और चौथा ये है कि उसके जो इमेज है सोसाइटी में उसके ऊपर निगेटिव इंपैक्ट डाले। अब कोई बोल देगा मेरे बारे में कॉलेज में कि सुजीत बहुत झूठा है, तो मेरा निगेटिव इंपैक्ट पड़ेगा ना। मैं बच्चों को पढ़ाता हूं तो बच्चे आएंगे नहीं कि नहीं यार वो झूठ बोलता है, तो क्या पता पढ़ाने में भी पूरा झूठ बोलता हो, राइट। तो मेरे जो रेप्यूटेशन है मेरा, ठीक है, मेरा जो मतलब इमेज है उसको निगेटिव इंपैक्ट पड़ेगा ना, तो वो भी फिर डिफेमेशन होगा। और डिफेंडेंट इज एट फॉल्ट फॉर द डिफेमेशन, तब जो है डिफेंडेंट को आप डिफेमेशन के लिए लाइबल मान सकते हो। ठीक है, इसके बाद अगला है टाइप्स ऑफ डिफेमेशन। डिफेमेशन कितने टाइप का होता है? दो टाइप का होता है, मैंने बोला था। लिबल, एल मतलब लिबल, और एल से लिखना। तो अगर आपने लिख के किया है तो लिबल होगा। स्लैंडर मतलब एस से स्लैंडर, एस से स्पोकन, तो स्पोक करके बोल करके अगर आपने किसी को डिफेम किया है तो वो स्लैंडर होगा। ल से लिबल, ल से लिखित। ठीक है, एस से सिलेंडर, एस से स्पोकन, बोल के सिलेंडर, लिख के लिबल, बस इतना याद रखना। ठीक है, तो आप लिख के कैसे किसी को डिफेम कर सकते हो? आपने कोई बुक लिखा उसमें डिफेम किया, न्यूज़पेपर में डिफेम किया, कोई लेटर भेज के डिफेम किया। ठीक है, तो ये लिखित में हो गया। बोल के कैसे कर सकते हो? आप कहीं पे स्पीच दे रहे हो, आपने वहां पे नाम लिया कि ये बंदा इसको वोट मत देना, बहुत अश्लील आदमी है, बहुत झूठ बोलता है, ये पब्लिकली आपने कहा है। ठीक है, और बोल के कहा है, तो स्पोक करके कहा है, तो वो स्लैंडर होगा। ठीक है, अभी आगे मैं बता दूं
सवाल में पूछ रहा था कि डिफेंस क्या होगा आपके डिफेमेशन का, ठीक है। तो डिफेंस ये है कि आप बोलो कि मैंने सच कहा था, ट्रूथ है वो, तो डिफेमेशन नहीं होगा। ऑनेस्ट ओपिनियन है तो डिफेमेशन नहीं होगा, ठीक है। जैसे मान के चलो मैंने डाबर का हनी मंगाया, ठीक है, और मैंने देखा कि डाबर का हनी 4 दिन रखो ना तो उसमें कीड़े लग जाते हैं, ठीक है, ये मैंने देखा है। तो ये क्या है, ऑनेस्ट ओपिनियन है, ठीक है मेरा। अब ऑनेस्ट ओपिनियन है मेरा, मैंने देखा है, ऑब्जर्व किया है। अब कंपनी वाला बोलेगा कि ये मेरे हनी के बारे में गलत बोल रहा है, ये डिफेम कर रहा है मेरे हनी को, डिफेमेशन का सूट डाल देगा सपोज, ठीक है। तो वो नहीं चलेगा, ये ऑनेस्ट ओपिनियन में आएगा, ठीक है। या तो आप सच बोलो, डिफेमेशन नहीं होगा, ऑनेस्ट ओपिनियन दो, डिफेमेशन नहीं होगा, ठीक है। पब्लिक इंटरेस्ट में कुछ आपने कहा है, डिफेमेशन नहीं होगा। एब्सोल्यूट प्रिविलेज है तो डिफेमेशन नहीं होगा, ठीक है। जैसे मान के चलो एब्सोल्यूट प्रिविलेज का मतलब होता है कि जैसे मान के चलो आप यहाँ पे हो क्या, हाँ, पार्लियामेंट में, तो देखते हो नेता लोग एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप करते हैं, बोलता है ये इसके इनके शासन में तो बहुत भ्रष्टाचार हुआ, ये खुद ही कितने बार घूस लिए पकड़े गए, ये तो इनके आदमी इनके नेता लोगों पर कितने क्रिमिनल के केस हैं। ये सब क्या है, ये सब इनको प्रिविलेज मिला हुआ है कि आप अगर किसी को एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप करोगे तो वो डिफेमेशन नहीं होगा। किसी जज ने कहा कि तुम चोर हो, ठीक है, ऑर्डर देते समय, तो ये डिफेमेशन होगा क्या, नहीं, क्योंकि उनको प्रिविलेज मिला है। तो अगर किसी को एब्सोल्यूट प्रिविलेज मिला है तो वो भी डिफेंस का काम होता है, ठीक है, मतलब डिफेंस का काम करता है, फिर वो डिफेमेशन में नहीं आता। अगला है व्हाट इज रेशनल ऑफ स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी, एक्सप्लेन द रेफरेंस टू रेलेंट्स वर्सेस फ्लेचर केस। यहाँ पे बोल रहा है रेशनल ऑफ स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी क्या है, ठीक है, और आपको बोल रहा है कि रेलेंट वर्सेस फ्लेचर के केस से इसका थोड़ा जुड़ाव दिखाओ, कैसे इस केस को रेशनल स्ट्रिक्ट में लाया गया था। The rationale behind strict liability is to place the burden of responsibility on the individual who bring potentially dangerous substances into their land, even if they were not negligent, to ensure that those who benefit from such activities are also liable for any harm caused if those substances escape and causes damages, ठीक है। How are the damages calculated under the law of tort? In law of tort, damages are calculated by assessing the loss, ठीक है, और injury a plaintiff suffered as a result of wrongful act. किसी बंदे को कितना नुकसान हुआ है, ठीक है, कितना चोट पहुंचा है, हम उसका आकलन करते हैं, तब हमें पता चलता है कि उसको नुकसान भरपाई में कितना देना है, ठीक है। अब किसी को सिर्फ चोट लगा है, थप्पड़ लगा है, अब उसके लिए बोलोगे 1 करोड़ देने, तो ये भरपाई बराबर है क्या, नहीं है। तो हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, जितना नुकसान हुआ है उतना हम भरपाई करेंगे, ठीक है। द अमाउंट अवॉर्डेड इज इंटेंडेड टू कंपनसेट द प्लेंटिफ। हम जो अवार्ड देते हैं, हम जो उनको नुकसान भरपाई देते हैं, वो कंपनसेशन देते हैं कि भाई तुम्हारा नुकसान इतना हुआ है, तुम इतना रखो, ठीक है। हम कोई उसको गिफ्ट नहीं दे रहे हैं कि उसके नुकसान से डबल का गिफ्ट दे दें, ठीक है, ऐसा। अभी फैक्टर क्या है किसी के डैमेज का, तो टाइप ऑफ केस, सेवरिटी ऑफ इंजरी, रिलेशन बिटवीन द पार्टीज, इन्फ्लेशन, ठीक है, ये सब जो है इफेक्ट होता है किसी डैमेजेस के लिए। अगला है टाइप ऑफ डैमेजेस। डैमेजेस के टाइप कितने होते हैं, पहला होता है एक्चुअल डैमेज। एक्चुअल डैमेज ऑल्सो नोन एज कंपनसेटरी डैमेज। दीज आर डैमेजेस अवॉर्डेड फॉर प्रूवन हार्म, लॉस और इंजरी, ठीक है। एक्चुअल डैमेजेस का मतलब होता है कि भाई जितना नुकसान हुआ है आप उतना ही उसकी भरपाई करो, ठीक है। जनरल डैमेजेस का मतलब होता है दीज आर डैमेजेस अवॉर्डेड फॉर अ पर्सनल इंजरी। किसी को पर्सनल इंजरी हुआ है तो उसके लिए जनरल डैमेजेस दिया जाता है। स्पेशल डैमेजेस का मतलब होता है दीज आर डैमेजेस अवॉर्डेड फॉर अ नॉन पर्सनल इंजरी, ठीक है, नॉन पर्सनल इंजरी हुआ है तो फिर उसमें स्पेशल डैमेज दिया जाता है, ठीक है, डैमेजेस। कंटेम्प्टस इंजरी डैमेजेस, दीज आर अ स्मॉल अमाउंट ऑफ डैमेजेस अवॉर्डेड टू शो डिसप्रूवल ऑफ द क्लेम, ठीक है। कोई बंदा क्लेम कर रहा है, ठीक है, अब उसको मतलब अप्रूव नहीं हो पाया है, ठीक है, सही से, तो उसमें कंटेम्पस डैमेज दिया जाता है क्योंकि वो प्रूव नहीं कर पाया है सही से, ठीक है।